जैन टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे न्यूरोलॉजिस्ट आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी और एकेडमिशियन प्रोफेसर कुसुम जैन हैं और साथ ही साथ बेंगलोर से मिस्टर अक्षय शाह जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जैन टॉक्स की इस सेशन में। स्वागत है आपका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। हम जिसे बेहतर बनाने की कोशिश में सदा लगे रहते हैं, जो है हमारा जीवन। जैन धर्म में जिसे दुर्लभ कहा है, जो है दीर्घ आयुष्य, और जिसे पाने की मानव सदा झंखना और प्रयत्न किया करता है, जो है खुशी। तो जैन टॉक्स के आज के 69 सेशन में जीवन, दीर्घ आयुष्य और खुशी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय पर आज बात होगी। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ पैनल पे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ जो एक बहुत जाने माने फिलेंथ्रोपिस्ट और एक विचारशील नेता है, अपना नॉलेज हमारे साथ और अपना अनुभव हमारे साथ आज जैन टॉक्स के मंच के ऊपर शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आज इस सेशन को मॉडरेट करेंगे डॉक्टर कुसुम जैन, जो कि हमारे जैन टॉक्स के 60th सेशन पे आ चुके हैं और हमें कर्म विषय के ऊपर जिन्होंने बहुत ही अद्भुत और सरल भाषा में हमें नॉलेज दी थी, तो वो आज सेशन का मॉडरेट करेंगे। फिर एक बार हम स्वागत करते हैं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर प्रोफेसर कुसुम जैन और हमारे डॉक्टर अशोक पनागड़िया जी। स्वागत है आपका जैन टॉक्स के 69 सेशन में। आई हैंड ओवर इट टू यू मैम। साथियों नमस्कार, जय जिंद। और आज हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर अशोक पनागड़िया जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच है। बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये जानकारी दे दूं कि डॉक्टर अशोक पनागड़िया साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2-3 महीने इंतजार करना पड़ता है लोगों को। आज वो हमें उपलब्ध हैं 1.5 घंटे के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और वो जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए इनफैक्ट इस कोरोना काल ने हमको सबको ये सोचने के लिए विवश कर दिया है कि आखिर मानव जीवन, मानव की दीर्घायु और उसकी खुशी, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। दरअसल आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जीवन और दीर्घायु और आनंद, हम इनको कैसे परिभाषित करें। और डॉक्टर पनागड़िया जैसा व्यक्तित्व जो कि मानव शरीर के साथ साथ मानव मन के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मनुष्य के स्नायु तंत्र को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। तो और साथ ही साथ पिछले कुछ समय से, मतलब काफी समय से, उनका रुझान फिलॉसफी और आध्यात्म की तरफ भी हो गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। जब विज्ञान और आध्यात्म एक साथ जुड़ते हैं तो इनके बीच एक सेतु जो बनता है वो कमाल कर सकता है संसार में, ज्ञान के क्षेत्र में। और डॉक्टर पनागड़िया जैसे लोग जब उसमें लीड लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बहुत बेहतर ह्यूमैनिटी के लिए भर निकल के आएगा। तो मैं डॉक्टर पनागड़िया साहब का स्वागत करते हुए सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछना चाहूंगी कि आप कैसे इन तीनों चीजों को परिभाषित करते हैं, मानव जीवन को, लॉन्गेविटी, दीर्घ आयु जिसको हम कहते हैं, और खुशी, आनंद या प्रसन्नता, जिस भी तरह से आप इसको परिभाषित करना चाहें, इन तीनों को आप कैसे परिभाषित करेंगे और इन तीनों के बीच के संबंध को कैसे समझाएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि मुझे जीवन में करीब 50 लाख मरीजों को देखने का अवसर मिला, जो उनके साथ 1 या 2 अटेंडेंट जरूर होते थे। तो 1-1.5 करोड़ लोगों से जो एक मिलने का मौका मिला और इंटरेक्शन हुआ, और इन 50 साल में जो न्यूरोलॉजी मैंने की उसमें मैंने पाया कि ज्ञान एक स्थिति तक सीमित है। उसको आप ज्ञान प्राप्त करने को लगातार रख सकते हैं, पर ज्ञान, और जैसा गीता में भी कहा है कि कर्म और फल, ये दोनों में एक सामंजस्य हो, ये कोई आवश्यक नहीं। और कई ऐसे फैक्टर्स हैं
तो इस संबंध में जब ब्रेन के बारे में धीरे धीरे जानकारी बढ़ी कि शुरू में तो हम लोग सिर्फ ब्रेन के मरीजों को मतलब डिजीजेज ऑफ ब्रेन से ही जुड़े हुए थे, पर जब ब्रेन को समझने का मौका मिला तो ये अंदाजा हुआ कि ब्रेन जो है इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन बीइंग, और ये जो गिफ्ट है इसको ये मानव जीवन को मॉड्यूलेट कर सकता है। एक तो जीन्स है जो कि आपको जीवन के समय प्राप्त होती है, और दूसरा मॉड्यूलेशन है जो कि एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, आपके स्वयं के आंतरिक विचारों से होता है, बाहरी विचारों से होता है। तो ये ब्रेन ही ऐसा अंग है शरीर का जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को जोड़ता है। तो आप उसको अगर समझने की कोशिश करें और स्वयं के इंटरेस्ट में इसे समझें कि कैसे मस्तिष्क में अच्छे विचार और अच्छे कार्य आपको एक लंबी जीवन और खुशी, इन दोनों में एक संबंध है। क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो 15-20% आपकी जिंदगी के वर्षों को बढ़ा सकता है। वो जैसे जैसे लेक्चर में हम जानेंगे कि इसके क्या मैकेनिज्म्स हैं और इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि विज्ञान इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, और ये माना जाता है कि 2050 तक मानव की आयु 150 वर्ष तक हो जाएगी। और अभी जो इलोन मस्क जो कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है और चीफ एग्जीक्यूटिव है इस टेस्ला ग्रुप का, उसने कुछ $1 बिलियन इसलिए रखे हैं कि उनके अनुसार डेथ एक फिजिकल प्रोसेस है, उसको वैज्ञानिक रूप से अंडरस्टैंड करके हम मनुष्य को 500 साल जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। तो जिंदगी हो सकता है कि आयु आपकी विज्ञान बढ़ाने में, और ये सही भी है कि जब इन्फेंट मोर्टालिटी कम हुई तो आयु की, जहां हम लोग 40 साल की आयु मानते थे, आज भारतवर्ष में ही 70 से 75 साल है। तो ये आयु तो बढ़ी है, पर प्रश्न ये है कि सिर्फ आयु को लेके आप अपना जीवन गुजारें या एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहेंगे। क्योंकि आयु जो है ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और उसको आप नी में रिप्लेसमेंट करा ले, हार्ट में पेसमेकर लगवा ले, ब्रेन में स्टिमुलेटर लगा ले, पल्स पे ऑक्सीमीटर लगा लें, तो आपकी जिंदगी जो है मानव, जिसको कि हम होमोसेपियन में हाईएस्ट लेवल मानते हैं, वो साइबॉर्ग की तरफ बढ़ती जाएगी, जिसमें आधा मानव मशीन होगा और आधा मानव जो ईश्वर की देन है या जो भी एक सुपरनेचुरल पावर है जिसने हम सबको इस अर्थ पे क्रिएट किया है। क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसकी जानकारी भी हम उस लेक्चर से संबंधित करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं डॉक्टर साहब के इसी आपके कुछ लेखों में आपने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाई भी है कि सिर्फ लंबा जीवन होना महत्वपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आपने कहा है एक लेख में तो कि चेहरे पे झुर्रियां और दिन भर अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए 150 साल की आयु से भी क्या हो जाएगा। आई मीन व्हाट आर यू गेटिंग। तो यहीं से एक प्रश्न और उठता है कि फिर हम क्या समझे, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जीना है। खुशी आपने कहा पर्पज ऑफ लाइफ एक तरह आनंद है। इस आनंद को हम कैसे परिभाषित करें, ये इंद्रिय सुख है या इससे परे कोई और चीज है जिसको हम खोज रहे हैं जो हमें वास्तविक संतुष्टि दे। देखिए, इसके लिए हमें पहले दो चीजों पे गौर करना चाहिए। एक तो प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंशिएट करना चाहिए, और दूसरा वेल्थ और रिच में डिफरेंस करना चाहिए। क्योंकि प्लेजर और हैप्पीनेस दो सिमिलर चीजें हैं कुछ मायनों में, क्योंकि ये आपको एक आंतरिक सुख देती हैं। और प्लेजर के साथ
पेन इम्बाइब्ड होता है। यदि आपने प्लेजर के लिए किसी से एज गवर्नमेंट जॉब में या किसी का कार्य करने के लिए आपने कोई गिफ्ट ली है या कैश लिया है, तो वो आपको एक प्लेजर तो देगा, बट साथ ही एक न्यूक्लियस क्रिएट कर देता है कि इसका किसी को पता ना लगे, और वो चीज आपको हाउंट करती रहती है, और वो एक लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज के रूप में परिवर्तित होती है। खुशी वो है जिसे कि हम आंतरिक सुख कहते हैं। आंतरिक सुख का मतलब ये है कि इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो उस खुशी को प्राप्त करने के लिए आप पहला तो ये कि स्वयं खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। तो जियो और जीने दो जो परिभाषा है, और खासतौर से जैनिज्म में तो इसका बहुत ही महत्व है कि यदि आप जैनिज्म के एम्बलम को देखें तो आप देखिए कि कितना खूबसूरती से उसको बनाया गया है। उसमें जीवन के सारे सार, जो अर्ध चंद्राकार एक उसका ऊपर का हिस्सा है, उसको आपने हेवनली बॉडी माना है कि वहां जाके आप सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। और यही एक्चुअली ब्रेन की संरचना है कि ब्रेन में भी जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं तो डेवलपमेंटली जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वो स्पाइनल लेवल पे है जिसको कि रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, जो सिर्फ आपको हाउसकीपिंग और जनरेशन प्रोड्यूस करने के काम आता है। इसके बियॉन्ड आपको स्वयं के बारे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो देता है। और दूसरा जो उसके ऊपर ब्रेन है वो सामाजिक ब्रेन है, जो कि आपको समाज से जोड़ता है। और समाज से जोड़ने का मतलब है कि आप समाज की अच्छाइयाँ और समाज की बुराइयां दोनों से जुड़ते हैं, क्योंकि आप अभी तक स्वयं को समाज का अंग मानते हैं, और समाज को आप इसलिए जुड़ते हैं कि आपको वो फर्दर प्रोटेक्शन देता है। और उस प्रोटेक्शन में जब तक आपका लेवल सोसाइटल ब्रेन पे रहता है तो आप और चीजों के जो इमोशंस हैं, एक्चुअली एक आश्चर्य की बात है कि ईश्वर ने जो मिक्सअप दिया है ब्रेन में, उसमें पॉजिटिव इमोशंस कम है और नेगेटिव इमोशंस ज्यादा है। तो समाज में आपको पोजीशन के लिए करते हो तो आपका स्तर नीचे ही बना रहता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि आप सेल्फ से उठ के, जैसे पहला जो ब्रेन है वो मैं है, दूसरा ब्रेन जो है वो हम है, और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसमें मैं की स्थिति हम के लिए हो जाएगी, मतलब माई कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी। वो जो 3 बिंदु आपको उसमें एम्बलम पे दिखाई देते हैं जैनिज्म पे, वो देखिए कितने खूबसूरत है कि वो एनालिसिस, मतलब एक आपको मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से एनालिसिस, जीवन के सारे जो क्षेत्र है उसमें प्रॉपर गुड और बैड के एनालिसिस को की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ क्या है कि आपको एक सिंपैथी, एम्पैथी, एल्ट्रुइज्म, जब आपको लगता है कि मैंने स्वयं ने कुछ प्राप्त किया है तो अब मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, वो फीलिंग देके आपको एनालिसिस कराता है, तो वो आपकी हायर स्केल पे ले जाता है। तो जैसे कि आप अगर ये माने कि एक तो आप समतल खड़े हुए हैं और वो जीवन अपना देख रहे हैं जहाँ की आपको सिर्फ कुछ एरिया दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप स्वयं को देख रहे हैं इस टाइम, और एक आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ जाए तो आप इमेजिन करिए कि आपका व्यू क्या होगा। तो वो जो बड़ा दृश्य आपको देखने को मिलता है, वो आप जैसे जैसे ऊपर ब्रेन में संतुलन की ओर बढ़ते हैं और उन तीन बिंदुओं पे जो कि आपके जैन एम्बलम पे लगाए हुए हैं, वो आपको अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म से ले जाता है। और स्पिरिचुअलिज्म एक रास्ता है जो कि आपको मतलब पहले अरिहंत और फिर सिद्ध पुरुष बनाने की कोशिश कर सकता है। तो सारे व्यक्ति तो सिद्ध और अरिहंत नहीं हो सकते, पर उस खुशी को जरूर प्राप्त कर सकते हैं
जो कि उस लेवल पर पहुंच के एक आनंद में होती है। जैसे कि मुझे याद है एक जैन सेंट ने एक बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट ने यहाँ पे उनसे पूछा कि भाई आप ये काम क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो बोले कि ये आपको जो अनुभूति है उसका कोई मोल है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अनमोल है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अनमोल आपको प्राप्त हो रहा है वही एक्चुअली जीवन का आनंद है, जिसको कि आप प्लेजर और खुशी, और ये प्लेजर और खुशी जो है ब्रेन में एक्चुअली केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस ऐसे प्रोड्यूस करती है कि वो सारे शरीर को इम्पैक्ट करता है। वो जब हम मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये आप इतना खूबसूरत तरीके से आपने जैन एम्बलम को समझाया है, एंड कमिंग फ्रॉम यू इट्स रियली वंडरफुल। इसी से जुड़ा एक थोड़ा सा टेक्निकल बात हो जाएगी इसमें, क्योंकि आपके बहुत सारे राइटअप्स में आपने ब्रेन और माइंड के बीच में एक डिस्टिंक्शन किया है, एक अंतर किया है, ब्रेन और माइंड, और वो बहुत सुंदर तरीके से आपने सभी जगह समझाया है। तो चूंकि आप तो पिछले 50 साल से ब्रेन का अध्ययन कर रहे हैं, और आपकी जितनी समझ उसके संदर्भ में है बहुत कम लोगों में शायद होगी। हम कैसे माइंड को, आपने कहा एक जगह कि ये ट्यूबुलर विजन है लोगों का, कि वो देखते ही नहीं है कि माइंड की कैपेसिटी क्या है, माइंड कैसे ब्रेन से डिफरेंट है। मैं दो बात पूछना चाहूंगी आपसे कि एक तो ब्रेन और माइंड के बीच में हम अंतर कैसे करेंगे, और एक जगह आपने प्योर कॉन्शियसनेस की भी बात की है। तो ये तीन डिफरेंट फिनोमेना है हमारे सामने, ब्रेन, माइंड एंड प्योर कॉन्शियसनेस। आपसे बेहतर और कौन समझा सकेगा इसे? पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जब अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं तो ये जान लेना आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य को सबसे पहले भगवान महावीर ने आइडेंटिफाई किया, मतलब उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने बहुत खूबसूरत एक डेफिनेशन बताई, स्वयं का स्थायित्व। तो स्वयं का स्थायित्व अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसी कड़ी में मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ तो एक मेरे फादर के मित्र थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जिसको मैंने वैज्ञानिक परिवेश में बाद में देखा। उस टाइम तो मुझे बड़ा एम्बरेसमेंट सा लगा जब उन्होंने ये कहा। तो उनका जो एनेक्डोट था, उन्होंने ये कहा कि पाँव गरम सर ठंडा, डॉक्टर आए मारो डंडा। तो मैं उसमें एंट्री मेडिकल कॉलेज में हुई थी। सो इट वाज एन एक्साइटिंग टाइम इन 67, बट दिस डायलॉग आई स्टिल रिमेम्बर। और बाद में मैंने ये अंदाजा लगाया कि उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही कि इफ यू कीप योर हेड कूल एंड फीट वार्म, दैट इज द की टू द हेल्थ। भाई फिजिकल और मेंटल, तो इस फिजिकल और मेंटल की स्थायित्व को महावीर ने सबसे पहले परिभाषित किया। और उसके बाद क्या है कि एक यूनिट्रॉल कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एजे कैंटर करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ब्रेन, बॉडी और माइंड ये तीनों इंटीग्रेटेड है। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो वो माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा, माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो ब्रेन को करेगा, और ब्रेन में अगर आपके विचार जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो वो बॉडी को अफेक्ट करेंगे। और कोई भी डिजीज बॉडी की होगी तो वो ब्रेन में एंजाइटी करेगी। तो ये सिंगल एक यूनिट है। इस यूनिट को यूनिट्रॉल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो एक्चुअली ब्रेन और माइंड का डिस्कशन मेरे ख्याल से जब से मानव आया है जब से चल रहा है। और इसको सबसे पहले डेस्कार्टस नाम के साइंटिस्ट ने डुअलिज्म की थ्योरी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि ब्रेन जो है वो तो फिजिकल पोर्शन है, और माइंड जो है वो आत्मा को जोड़ता है, और उसके बाद परमात्मा होता है, जिसको कि हम नेचर या गॉड कहते हैं। तो अब ये डुअलिज्म की थ्योरी, विज्ञान ने इसको थोड़ा सा इसको नहीं माना बाद में जाके, और इसको डुअलिज्म की जगह मोनिज्म आ गया कि माइंड जो है ब्रेन का एक हिस्सा है और ब्रेन में ही इम्बाइब्ड है। तो
हम लोगों ने जब इसको एनालाइज करने की कोशिश करी एज न्यूरोलॉजिस्ट, तो हमने देखा कि ब्रेन एक्चुअली एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और उसके 3 कंपार्टमेंट हैं। ये जो 3 कंपार्टमेंट मैंने बताया ना आपको, ये बायो कंप्यूटर्स के हैं। एक्चुअली तीनों जो हिस्से हैं, जिसमें नियोकॉर्टेक्स, सोसाइटल ब्रेन और बेसिक स्पाइनल या रेप्टिलियन, ये 3 जो कंपोनेंट है, ये तीनों अपने आप में बायो कंप्यूटर है और तीनों ऑटोनॉमस है। बट इसकी खूबसूरती ये है कि इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है एमिगडाला करके। ये एमिगडाला जो होता है वो आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता है। और ये एक नेचर का बड़ा अजीब सा रूल है, ब्रेन की फिजियोलॉजी का पार्ट है, कि जो अच्छी बातें हैं वो तो शिफॉन की तरह हट जाती हैं और जो बुरी बातें हैं वो वेलक्रो की तरह चिपक जाती हैं। तो ईश्वर ने कोई चीज आसान नहीं दी है, आपको उसको हटाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा और आपको शिफॉन को रोकने के लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एमिगडाला है, ये एक क्लिक स्विच की तरह काम करता है। अगर आपका हायर लेवल ब्रेन अच्छे विचारों से, अच्छे कार्यों से सामाजिक ब्रेन को नीचे रखता है, मतलब जो आपकी जेलसीज है, जो फ्रस्ट्रेशंस है, जो एंगर है, इन सब चीजों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैनिज्म में भी यही सिखाया जाता है कि भाई एक जो अपार्ट फ्रॉम ये है कि आपकी आवश्यकताएं आप लिमिटेड रखो, जिसको कि हम मेरे ख्याल से वो क्या क्या कहते हैं, उसका एक नाम है ना सब, अपरिग्रह। हाँ, और एक वो अनंतवाद जो कहते हैं कि कई सारे वो जो पहलू होते हैं उसके। तो वो एक्चुअली आप कितना इम्पोर्टेंट है जो आपने अपरिग्रह बताया। अपरिग्रह मुझे याद है, एक बार मुझे इनकम टैक्स के ऑफिसर्स, मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया था लेक्चर देने मॉरलिटी के ऊपर। तो इनकम टैक्स में मॉरलिटी के ऊपर लेक्चर देना बड़ा डिफिकल्ट था। तो मैंने एक्चुअली ये कहा उनको कि एक पिक्चर है, यदि आपने देखी हो, सिंघम करके एक पिक्चर है, उसमें जो हीरो एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो ये कहता है कि मेरी जरूरतें हैं कम, इसीलिए मेरे जमीर में है दम। तो अपरिग्रह का कितना खूबसूरत उदाहरण है कि अगर आपकी नीड्स कम है तो ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर होगा, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ जो है वो हिलेगा डुलेगी नहीं, क्योंकि आपकी नीड्स इतनी नहीं है। तो कमिंग बैक टू दैट यूनिट्रॉल कॉन्सेप्ट जिसमें आपने मस्तिष्क और उसके बारे में कहा, तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो तो पार्ट के हैं। एक्चुअली ये मन जो है, ये इसका कोई कंपार्टमेंट नहीं है, और ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल और केमिकल न्यूरो सर्क्यूटरी है। ब्रेन के जो सेल्स आपस में बात करते हैं वो 2 सिग्नल्स के माध्यम से करते हैं। ब्रेन में करीब 100-150 केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन की पर्सनैलिटी और मानव की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर आप पर्सनैलिटी वाइज जाओ, और दूसरे ये है कि ब्रेन जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सारी बॉडी में। ब्रेन के इसके साथ ही कुछ वर्च्यूज और मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, बट इसकी आप स्थिति को देखिए कि ब्रेन के लिए ईश्वर ने एक अलग एरिया क्रिएट किया है। सारे आपके अंग जो है थोरैक्स और एब्डोमेन में है, बट ब्रेन जो है वो उसके लिए स्पेशल एक सॉकेट बना है इतना बड़ा कि कितना। और उसकी खूबसूरती देखिए कि सिर्फ 2% ऑफ द बॉडी वेट है ये, और 2% ऑफ द बॉडी वेट होने के बावजूद शरीर का 50% जीन का उपयोग ये करता है। तो इट एक्चुअली टेक्स द 50% जीन पूल और 25% ये ब्लड सप्लाई सारी बॉडी की लेता है, 25% ऑक्सीजन लेता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है
और यही एक रिप्रेजेंटेटिव है जो यूनिवर्स को ह्यूमन बीइंग में रिप्रेजेंट करता है। उसके एक्चुअली कई सारे उदाहरण हैं। एक तो ये कि जितने सेल्स ब्रेन में है न्यूरॉन्स उतने ही आसमान में है, एक तो ये कॉमन है। जो 100 बिलियन सेल्स हैं जिसका नंबर अभी रिसेंटली 375 बिलियन आंका गया है, उतने ही स्टार्स वो है। दूसरा क्या है कि न्यूटन ने ये कहा कि हम स्टार डस्ट से पैदा हुए हैं। तो स्टार डस्ट की जो बिग बैंग थ्योरी है जिसमें ये अर्थ पे एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए या अर्थ का कन्वर्जन ऑन बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हुआ। आखिर हम लोग आए कहाँ से यहाँ, तो उसके लिए माना जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले मैटर, एनर्जी, अपने टाइम एंड स्पेस, ये चारों एक साथ इकट्ठे होके बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से जो मॉलिक्यूल्स और एटम क्रिएट हुए उसकी एक रिद्म थी जो नेचर की रिद्म से मिलती थी। और अभी जो नेचर की रिद्म रिकॉर्ड हुई है, इसरो ने जो करी है, उसका रिकॉर्डिंग सिमिलर टू जो नमो अपने जैनिज्म में माना जाता है और ओम जो हिंदू धर्म में माना जाता है, वो कि वो उसकी रिद्म रिकॉर्ड हुई है। तो नेचर की एक रिद्म है, उस रिद्म से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से पहले छोटे ऑर्गेनिज्म बने, फिर बने बड़े ऑर्गेनिज्म बने, फिर मैमल्स बने और फिर होमोसेपियंस बने। और 70,000 साल लगे हमें मैमल से होमोसेपियन ह्यूमन बीइंग बनने में। और ये हम ह्यूमन बीइंग क्यों बने? क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप होता गया। जैसे जैसे मस्तिष्क डेवलप हुआ वैसे वैसे, मतलब इसको कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहते हैं, जिससे कि जैसे जैसे मस्तिष्क ने ग्रो किया वैसे वैसे आदमी जानवर से, बंदर से होता हुआ आदमी बन गया। और इट टुक 70,000 ईयर्स। तो अब आप सोचिए कि मस्तिष्क के जो केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कितनी बड़ी कैपेसिटी होगी जो उसने 70,000 साल में अपने आप को सिंथेसाइज किया है। और ये एक और खूबसूरती है कि इसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। और ये जो मन और मस्तिष्क है, इन केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से ब्रेन सेल के फंक्शन को मॉडिफाई करता है। अच्छा, पहले ब्रेन में ये माना जाता था कि एक बार ब्रेन डैमेज हो गया तो रिकवर नहीं होता है, तो अब ये मानते हैं कि ब्रेन में बहुत गजब कैपेसिटी है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है कि न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन नर्व सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक वेब बना लेते हैं। तो एक जो न्यूरॉन है वो 10,000 न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है और ऐसे लाखों वेब हैं जिनको कि हम साइनेप्स कहते हैं। तो जितना मनुष्य विचारशील होता है उतना ही उसका साइनेप्स की ग्रोथ होती रहती है। जब साइनेप्स ग्रो करते हैं तो ब्रेन के जो पॉजिटिव सिग्नल्स है वो फर्दर बढ़ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीवन में वो लोग लंबे जीते हैं जो विचारक होते हैं या कार्य करते रहते हैं, कार्यशील होते हैं, कि जिनका मस्तिष्क कार्य करता रहता है। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि नेता लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं या जजेस हैं। अमेरिका में जज रिटायर नहीं होता, तो वहां 85-90 साल के आपको जज मिल जाएंगे, क्योंकि टिल आपका कॉग्निटिव मतलब मस्तिष्क काम करता रहेगा जब तक आप काम करते रहोगे। तो एक्चुअली एज जो है विचारों से संबंधित है। तो अगर अच्छे विचार हैं आपके तो आप और न्यूरोप्लास्टिक हो जाता है ब्रेन आपका, और मिक्स सिग्नल्स और केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। और एक एग्जांपल देता हूँ कि वैसे तो 150 करीब केमिकल्स हैं, पर जो मेन केमिकल्स हैं वो बॉडी में 5 तरह के माने जाते हैं। उसमें एक गाबा के नाम से है, दूसरा एसिटाइल कोलिन के नाम से है, तीसरा सेरोटोनिन के नाम से है, चौथा ग्लूटामेट के नाम से है और पांचवा डोपामिन के नाम से है। ये 5 बॉडी के महत्वपूर्ण है और ये 5 ही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। मैंने अपने एक लेक्चर में 4 लोगों की फोटो बनाई
और उनको ब्रेन के केमिकल्स के अनुसार फिट इन किया। तो जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के डोपामीन जो एक हार्मोन होता है, उसका मेन फंक्शन बॉडी मूवमेंट, एक मन का स्थायित्व और एक विचारशील बनाता है। और एक एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी चीज को जो डिटरमिन कर लेते हैं वो आगे बढ़ाते हैं। तो उसको उस कैटेगरी में मैंने महात्मा गांधी को रखा। दूसरा जो कंपोनेंट था जिसमें कि सहनशीलता और इमोशंस है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और तीसरा जिसमें कि बुद्धि और ज्ञान, वो एसिटाइल कोलिन देता है, वो है अपने आइंस्टीन। और चौथा होते हैं जो हिम्मत वाले, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज होता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज में मैंने हिलेरी को रखा, जिसने पहली बार फतेह करी तो जी, और हिमालय के ऊपर। तो ये पांच जो हार्मोन है, और पांचवा जो हार्मोन ग्लूटामेट है, वो एक्चुअली ब्रेन को ऐसी रिदम देता है जो कि आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाती है। तो एक्चुअली क्या है कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, वो आपने जैसे ईसीजी हार्ट का होता है ना, वैसे ईईजी ब्रेन का होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा और डेल्टा। तो इन चारों के फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड है और ये सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। खूबसूरत बात यह है कि ये चीज जो केमिकल्स हैं आपके, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल के माध्यम से कन्वर्ट होते हैं, वो सारे के सारे आपके भोजन में प्राप्त है। एक्चुअली क्या है, जो अमाइनो एसिड्स आप लेते हो उसी से ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। तो जो अपने कहावत है ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, अपने जैनिज्म में भी है ना साहब, ये मानते हैं कि जो आपके दो तरह की खाने की शुद्धता को लेके बहुत चर्चा है जैनिज्म में। और खाने की शुद्धता के अलावा खाने का खाने का समय आप देखिए, और इसके साथ उपवास करना जो है, वो तीनों एक्चुअली एक तरह से वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब आज के मैंने एक स्टडी करी अपने इस प्रोसेस में, डॉक्टरी के प्रोसेस में, कि जो मैंने 100 साल के व्यक्तियों को देखा, उनका एक डेटा कलेक्ट किया कि भाई ये 100 साल तक कैसे पहुंचे। तो उसमें एक तो आप लोग सभी जानते होंगे, अपने राजस्थान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अशोक पाटनी जी, उनके ग्रैंडफादर वो 108 साल के थे। तो मैंने उन्हें देखना चालू किया था 100 साल की उम्र में। वो 100 साल में उनके घुटने वैसे ही जैसे कि आदमी के 50 साल में होते हैं, और दांत उनके वही थे जो ओरिजिनल थे। और जब 106 साल में उनके लंग का इन्फेक्शन होने लगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फेफड़ा जो है बदलवा दो। 106 पे आप हिम्मत की देखिए। तो उनसे और लोगों से जो 100 साल या 95 साल के थे, तो एक जानकारी करने की कोशिश करी कि भाई आखिर इनके क्या। तो एक तो जीन्स तो खैर महत्वपूर्ण है, जैसे एक यहाँ परिवार है डांडिया परिवार, वो भी जैन परिवार है, जिसमें डांडिया साहब हमारे गुरु होते थे, महावीर स्कूल के वो थे, जहाँ हमारी स्कूलिंग हुई। वो 105 साल तक जिए, और उनके परिवार में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग 85-90 साल के हैं। तो जीन्स तो है ही, पर जो और चीजें देखने को मिली वो जैनिज्म में, जिसको आप वेजिटेरियनिज्म कहते हो, या आप तो आजकल वेगान कहने लगे, ठीक है, पर आप प्योर वेजिटेरियनिज्म, नॉन स्मोकर्स, और जो फिलैंथ्रोपिस्ट रहे, और जिसने अपना जीवन एक डिसिप्लिन्ड वे में गुजारा और समाज के लिए समर्पित रहे, वो लोग ज्यादातर लंबे जिए। तो उसको जब हमने जी सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी जो बात है इससे 2-3 चीजें बहुत सुंदर उभर के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि दीर्घायु होने के लिए भी सदाचारी होना बहुत जरूरी है। आचार की शुद्धता, जिस पर कि जैनिज्म में भी बहुत जोर दिया गया है, खान पान का अनुशासन जो आप बताते हैं, और तीसरा वैचारिक शुद्धता, मन की निर्मलता, आप जिसको कह रहे हैं कि फिलॉन्थ्रोपिक
जी जो जी परोपकार की भावना है, आप दूसरे जी सामाजिकता जिसको हम कहेंगे, समाज के स्तर पर लोगों से जुड़ना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम यू। जी आपके नहीं बारे में ये एक प्रसिद्ध बात है आपके विषय में कि आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस जैसा है वैसा बहुत कम लोगों का होता है। आजकल क्लिनिकल डायग्नोसिस तो होता ही नहीं, लोग करते ही नहीं, सीधे टेस्ट के लिए भेजते हैं, जी एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। मुझे एक लैब वाले ने एक बार कहा, जयपुर जी की बहुत प्रसिद्ध लैब है, उसने कहा कि डॉक्टर अशोक पानगड़िया का जब वो आता है ना एमआरआई कराने के लिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि 99.9% तो हम सिर्फ उसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई कर रहे हैं, एमआरआई करने जी की जरूरत नहीं, उन्होंने जो लिख दिया वही है डायग्नोसिस। सो जी यू हैव सच अ वंडरफुल डायग्नोसिस लाइक दिस कैपेबिलिटी। आप जब ये बात कह रहे हैं कि हम कैसा जीवन जीते हैं, उससे जी हमारे ब्रेन का, हमारे जीवन का, हमारी आयु का, हमारे हेल्थ का, हमारे स्वास्थ्य का कितना आंतरिक संबंध है। तो इससे मुझे लगता है कि हम एक निष्कर्ष पर तो पहुंच ही सकते हैं कि मानव जीवन सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, इट्स नॉट सिंपल बायोलॉजिकल जी एलिमेंट, देयर इज जी समथिंग बियॉन्ड बायोलॉजी, बियॉन्ड फिजियोलॉजी जी which affects it, and that's so wonderful to know from you. तो अभी आपने अपरिग्रह की बात कही, मुझे एक बात याद आई और मैं उसी पर आपसे, क्योंकि आपने अपने एक लेख में भी कही है, तो ये एक बात किसी ने बहुत पहले कही थी कि जब इच्छाएं, तृष्णा जी खत्म हो जाए और देह बचे तो मोक्ष है, जी और देह समाप्त हो जाए, देह बची रहे और इच्छाएं समाप्त नहीं हो, तो ये मृत्यु है। जी मृत्यु और मोक्ष में ये बेसिक अंतर कि जी जी कैसे हम अपनी तृष्णा को, अपनी वासना को, अपनी जी कामनाओं पर नियंत्रण करके एक जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे हम एक आध्यात्मिक जी रास्ते की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, इसमें निश्चित रूप से आज आपने जो बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे फिजिकली हेल्दी रहने के लिए भी आपको आत्मिक स्तर पर अपने आप को कहीं सुधार करना पड़ेगा। ये एक बहुत देखिए महत्वपूर्ण बात है जी। मानसिक स्वास्थ्य आपका फिजिकल स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिकली आप कितने भी हो, अगर आप एक फाइटर भी हैं, दारा सिंह है और हांगकांग है, वो आपके क्या किंग कॉन्ग है आप, और आपको डिप्रेशन अगर हो गया तो आपका लड़ना खत्म हो जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक्चुअली ये सब बातें जो हम लोगों ने अभी करी हैं, उसका वैज्ञानिक एक आगे आधार मैं आपको बताता हूँ, जिसके हिसाब से हम लोगों ने उसको फिलॉसफी से जोड़ने की कोशिश की है। एक्चुअली क्या है कि एक जो बॉडी को स्वस्थ रखता है, वो हर सेल में जीन का एक पार्ट होता है जिसको कि जीन का प्रोटेक्टिव एंड कहते हैं। उस प्रोटेक्टिव एंड का नाम है टीलोमेयर। ये टीलोमेयर की साइज और उसकी थिकनेस, वो ये डिपेंड करती है कि आपकी लॉन्गेविटी कितनी होगी और आप कितने डिजीज्ड है। अगर आप लॉन्गेविटी आपकी मतलब अगर आपका टीलोमेयर थिक है और लॉन्ग है तो आपकी जीवन की लंबाई बहुत है। और यदि आपकी नहीं है वो, तो ये पाया गया है कि जो स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो कि इसकी स्टडी मॉन्क्स में सबसे बड़ी मिली है। तो ब्रेन में एक्चुअली इसका वैज्ञानिक जो असेसमेंट है ना, वो इसलिए टीलोमेयर, जैसे आपके अगर लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीजेस हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, तो उन लोगों के सबके टीलोमेयर जो है वो छोटा और पतला होता है। दैट इज द रीजन कि उनकी लॉन्गेविटी कम पड़ जाती है। इसीलिए उनको लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज और लाइफ की रिस्क, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। तो अगर आपका टीलोमेयर वो है, थिक है और लॉन्ग है, जिसको कि आइडेंटिफाई किया है उन सब व्यक्तियों में जो कि मानसिक रूप से संतुलन
और एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जीवन जीने की ओर। अध्यात्म का मतलब ये है कि आपका वो नहीं कि आप मोक्ष को मतलब की ओर ले जाना चाहते हो। मोक्ष तो किसी ने देखा नहीं है, तो प्रश्न ये है कि क्या आप मोक्ष जैसी स्थिति स्वयं धरती पर कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। वो आपकी स्वयं की प्रसन्नता और दूसरे की प्रसन्नता इन्हीं चीजों से होगी। उसके लिए आपको जो ब्रेन को इन्फ्लुएंस करे वो सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप सबसे ऊपर की सोच रखो। तो सबसे ऊपर की सोच का मतलब है कि आप स्वयं से ऊपर उठ चुके हो। अगर आप सेल्फ के बियॉन्ड जा रहे हो तो ही आप ऊपर की ओर जा रहे हो, ब्रेन के मस्तिष्क के ऊपर। वो मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो एक रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, और वो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स जो होता है वो आप स्ट्रेस रेस्पॉन्स को डाइल्यूट करता है। तो अगर आपने रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स को बना लिया तो आप ये मानिए कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, और ये लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीजेस जो है वो सारी की सारी अच्छा वो कम पड़ जाएंगी। और रिलैक्सेशन के साथ क्या है कि अगर आपने मानसिक विचारधारा उन 3 बिंदुओं में की, जैसा कि हमने जैन एमलम पे देखा है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई आपको जाके अरिहंती बनना है या सिद्धि बनना है। तो प्रश्न ये है कि उसकी खुशी तो आप प्राप्त कर सकते हो भाई, ये जान के। और आपको स्वयं की खुशी अगर दूसरे को देने में, जैसा कि उन फिलैंथ्रोपिस्ट को वो जैन मुनि ने कहा कि भाई आपको अनमोल चीज प्राप्त हो रही है, मतलब आप अभी तक जिनका मूल्य है उन्हीं की ओर दौड़ रहे हो, जो अनमोल है उसको तो आप मिस कर रहे हो। तो वो सारे के सारे केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो ब्रेन से कन्वर्ट होते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि द बेस्ट इज कि एक स्वॉट एक टर्म है जिसको कि हम इसमें बिजनेस मैनेजमेंट में यूज करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आप अपनी हर व्यक्ति को ये स्वयं को एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ताकि मैं उस स्ट्रेंथ के ऊपर बढ़ सकूं। जैसे मुझे एनग्रॉस होना है और मुझे म्यूजिक पसंद है तो मैं उसी में एनग्रॉस हो जाऊं। इसीलिए आज के जमाने में जो बच्चे नए ग्रो हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि सब मेरा पैशन क्या है। तो पैशन का मतलब ये है कि यू नीड टू बी डीपली एनग्रॉस्ड इन दैट। तो आपका एनग्रॉसमेंट अगर उस पैशन में हो जाता है तो आपके क्या होती है कि आपके एनवायरमेंटल रिएक्टिविटी लो हो जाती है। मतलब आपके 2 तरह के एक्चुअली वो नॉइसेस चलते हैं। एक तो इंटरनल नॉइसेज है आपके, जो आपके आंतरिक वो आपको कष्ट दे रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हो जाए। और एक बाहरी एक्सटर्नल है कि बाहर आप देख रहे हो कि सड़क टूटी है, पानी नहीं आ रहा, बाढ़ आ गई, फलाना हो गया। तो एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइसेस को रिएक्ट करने की जब आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो आपके जो फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन लेवल्स है वो कम हो जाता है। और वो हार्मोन लेवल्स जब कम होता है तो आपकी एक्चुअली जो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है वो अगर उसको मजबूत कर लेते हो आप, एक्चुअली 2 तरह के ऑटोनॉमिक ब्रेन में कंट्रोल होता है। एक तो सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। वो हर एक के है, जिससे कि आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सारे इसी से मैनेज होते हैं। अगर आपकी सिंपैथेटिक बढ़ गया है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है तो आपकी हार्ट रेट घट जाएगी, आप ज्यादा स्थायित्व में होंगे। और यदि आप ज्यादा स्थायित्व में होंगे तो जो महावीर ने ये कहा है कि वह स्वयं का स्थायित्व, तो जो आपको स्वयं के लिए खोज करनी है वो स्थिति खोज करनी है कि स्थायित्व मुझे कैसे मिले। उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए, उसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटी क्या है उसमें करने की, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और आपको किस चीज से थ्रेट है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि प्लेजर भी आप देखिए कि प्लेजर जो है या जो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देता है और वो अगर क्यूमुलेट होती है तो वो एक्चुअली
जो अपने सामाजिक जो आपके प्लेजर्स है ना, वो 3 तरह के डिफाइंड है जो ब्रेन में है। तो उसमें एक तो पावर का प्लेजर होता है, तो पावर इज द ग्रेटेस्ट एफ्रोडियासिक। अगर आप याद करें तो नरसिम्हा राव जो थे, उनको टिकट देने से कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया कि भाई ये तो बीमार है, इनको टिकट नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी की डेथ हो गई, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया और ये 5 साल तक बीमार ही नहीं हुआ। 5 साल तक खूब बढ़िया राज चलाया और आज जो इकोनॉमी की हालत है उसको मास्टर कहते हैं इकोनॉमी का। जब 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 वो कुर्सी से हटे तो उनके दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई और उनको कोर्ट में जाना था, तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसमें 27 बीमारियां लिखी हुई थी। तो आप देखिए पावर की ताकत कितनी है। दूसरा प्लेजर है आपको कि आपकी एफिनिटी क्या है। जैसे मदर और चाइल्ड का एफिनिटी है, वो बड़ी एक प्लेजर है और एक पावर है। और तीसरा, आप जिंदगी में कभी इनाम जीतते हैं या तो आपको एक वो खुशी मिलती है या रिकॉग्निशन होता है आपका। पर चौथी एक बड़ी अजीब सी खुशी है जिसको कि सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। कई बार आप दूसरों को दुख देके और खुश रहना चाहते हैं। ये बड़ा अजीब सा एडिक्शन है, पर ये ब्रेन में उसी तरह एडिक्शन है जैसे ओपियम का है। तो ये सैडिज्म में क्या है कि जो पेन रिलीवर्स होते हैं नेचुरल ओपियोइड्स कहलाते हैं ब्रेन में, वो एक्चुअली रिलीज होते हैं और वो आपको एक्चुअली पेन फ्री करते हैं, तो वो आपको प्लेजर देते हैं। तो वो ये ब्रेन की बड़ी अजीब। तो आप असली कौन है जो कि एडवर्स सिचुएशन से तो बचे और बाकी जो प्लेजर्स है सामाजिक, उनको प्राप्त करके और ऊपर के जो आंतरिक खुशी है उसकी और सामाजिक जो अपने 3 बिंदुओं पे एनालिसिस किया अपन ने, उसकी ओर बढ़ते हुए। तो एक्चुअली फिलैंथ्रोपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जैनिज्म जो है ये इसलिए सिखाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जैन्स आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एनीथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वो ज्यादा है, वो मुझे जैनियों से सिर्फ यही है कि वो मंदिरों पे ज्यादा खर्च करते हैं, उसके बजाय स्कूलों पे करें तो ज्यादा अच्छा रहे। पर वो अपनी अपनी सोच है और अपने अपने विचार हैं। पर फिलैंथ्रोपी जो जैनिज्म में सिखाई जाती है, और यही एक कारण है कि आप अपन जो एक एनालिसिस में ये प्राप्त हुआ, क्योंकि अपन जैन होके अपने को स्वयं प्रसन्न हो, वो एक अच्छी बात है। पर एक्चुअली डेटा भी ये बताते हैं कि ब्रिलियंस में जैनिज्म और जूइश, ये दीज आर द पीपल, वो क्योंकि उनका एक फोकस है, उनका एक पैशन है और एक ऑनेस्टी की तरफ उनका एक नजरिया है और एक जीवन को एक हायर लेवल पे ले जाने का नजरिया है। तो आप ज्यादातर लोग जो देखेंगे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अपना नंबर तो बहुत कम है, तो नंबर के हिसाब से तो हम लोग कहीं आइडेंटिफाइड नहीं होते, पर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन अगर आप देखें तो वो काफी कुछ अपने जो प्रोसेस है, जो रिलीजियस, एक्चुअली जैनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। मतलब रिलीजन तो एक है पार्ट, बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजन and it is one of the most scientific religion. It's not because कि मैं जैन पद्धति को मानता हूँ या जैन हूँ, बट आप वैज्ञानिक रूप से देखिए कि इसमें कितने साइंटिफिक कंपोनेंट है। पहला तो मैंने बताया जैसे ब्रेन की संरचना है वैसा आपके एम्बलम की संरचना है, वही आप सोचते हो। नंबर 2 आप ये देखिए कि हम ये कहते हैं कि जो हमें इफ यू ईट 10% लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जैसे आपको 100 कैलोरीज रिक्वायर्ड और आप 90 ही खाती लेते हैं, तो आपकी जिंदगी 10 से 20% लंबी होती है। तो ये आप जो उपवास करते हो, ये एक्चुअली बॉडी के सेल्स को सिर्फ रेस्ट ही नहीं देता, ये एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई भी करता है। ईटिंग लेस 10% गिव्स यू लाइफ मोर 20%। और तीसरा क्या है कि आप वेजिटेरियनिज्म पे एम्फेसाइज करते हो। और चौथा आप ये कहते हो कि साहब हमें लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेड नीड है। तो ये सारी की सारी वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, तो हमें तो ईश्वर ने या जो भी आप लोग एलिवेटेड सोल कह दो चाहे उनको, तो हमें ऐसी सिचुएशन में पृथ्वी पे इस फेज में जन्म दिया, तो हम तो एक स्टेज वैसे ही आए रहे। तो कम से कम हमको हमारी जिम्मेवारी ज्यादा समझ के
स्वयं को एनालिसिस करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं खुद कोशिश करता हूँ, ये मैं नहीं कहता कि मैंने मतलब बहुत कुछ किया है, बट थोड़ी बहुत करने की कोशिश करते हैं और उससे जीवन प्रसन्न रहे तो आपकी प्रसन्नता ही जो है वो अल्टीमेटली हायर लेवल्स में पहुंचने की क्षमता को बढ़ावा देती है और जिंदगी को भी लंबा करती है और जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। जब आप सब लोगों के साथ खुशी ऐसी बांटते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि भाई जीवन जो जीने लायक है। नहीं तो क्या है कि जैसे राजेश खन्ना ने कहा था ना, आयु जो है मतलब जीवन महत्वपूर्ण होना चाहिए, लंबाई से ज्यादा नहीं, बट लंबी और अच्छी हो तो सोने में सुहागा। सोने में सुहागा। डॉक्टर साहब, इतना सुंदर बात आपने अभी कही है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो है ही, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जिनको आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाती है कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अभी आपने इनकम टैक्स की बात की, अच्छा, और मतलब ये सब चीजें जो हमारे जैनिज्म में तो है ही, पूरी भारतीय परंपरा में भी इन पर जोर दिया गया है, जैनिज्म में विशेष तौर से दिया गया है, जो कि ऐसा लगता है कि ये कोई नैतिक जीवन की बात कर रहे हैं या कि कोई मोक्ष जाने की बात है। ये इसका सीधा संबंध हमारे अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से है। और ये जो आपने जो जिस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया कि परोपकार की भावना, आप तो खुद इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। आप जितना फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं एप्लेक्टिक सोसाइटी के माध्यम से, और दूसरी 86 में आपने जो एक और सोसाइटी एनजीओ बनाया, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में एनर्जी कहाँ से आती है इतना काम करने की। ये जो इतना परोपकार साथ साथ चलता है वो आपको एनर्जाइज रखता है। तो ये हम लोगों के लिए भी एक बड़ी शिक्षा है कि सिर्फ मैं से ऊपर उठ के हम तक तो कम से कम आए, और हमसे ऊपर सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात, सर्वे सन्तु निरामया तक पहुंच सके। एक चीज और जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है अपने आलेखों के में, और वो है जन्म पत्री और जीनोम पत्री, बड़ी चर्चित रही है वो बात। और आज मौका है तो हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे जन्म पत्री, आप कहते हैं जीनोम पत्री, स्टार्स का ट्रांसफर और जीन्स का ट्रांसफर एक ही तरह का कहीं पैरेलल कहीं आप देखते हैं, इसमें समानांतर चीज देखते हैं। और इसी से मे बी यू कैन आंसर दिस। और फिर एक और महत्वपूर्ण इश्यू जिस पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक बात की, मे बी यू कैन टेक बोथ द इश्यूज टुगेदर। आप भाग्य और कर्म सिद्धांत, आप एक दो जगह कहते हैं कि आई एम ए फेटलिस्ट जी, पर आपने फिर, चूंकि आप मैं हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए बता दूं कि डॉक्टर साहब ने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम किया है और पिछले कुछ वर्षों से बहुत डूब के काम किया है एस्ट्रोलॉजी पे। तो जब एक न्यूरोलॉजिस्ट जब एक एस्ट्रोलॉजी पे काम करता है तो एक कुछ अलग तरह की चीज होती है। मैं तो जब एक दो बार आपकी क्लिनिक पे आपके वहाँ देखा आपको, तो मेरे को लगता था कि आप आधी चीजें तो शायद एस्ट्रोलॉजी से ही पता कर लेते होंगे कि ये क्या कर रहा है, याद इसका क्या होने वाला है। तो एनीवेज, उसमें आपने एक जगह कहा है कि जो हॉरोस्कोप का 9वां 10वां और 11वां घर होता है, वो 9वां भाग्य का होता है, 10वां कर्म का होता है और 11वां लाभ का होता है। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इन तीनों को जोड़ के एक बात कही है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके हिसाब से उसको काम करिए उसको, और उससे फिर सक्सेस तक की तरफ पहुंचिए। तो ये दोनों बातें, जन्म पत्री, जीनोम पत्री और भाग्य और कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बीच में जो संबंध है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा पहले बताया कि मैंने बहुत मरीज देखे और सीरियस मरीज देखे, और सीरियस मरीजों में लोगों को विभिन्न प्रकार की पूजा करते हुए, पंडितों से सलाह लेते हुए और मंत्र पढ़ते हुए देखा। साथ साथ ये हुआ कि विज्ञान अपनी जगह है, पर एक प्लेसिबो करके एक टर्म है हमारे यहाँ। प्लेसिबो, आप सोचिए कि हिपोक्रेटिस जो कि फादर ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति के शरीर में 25 से 35% तक की कैपेसिटी, हीलिंग कैपेसिटी होती है।
इसलिए आपको जो फेथ का जो सिस्टम है ना कि साहब कि मैंने इनको दिखा लिया या मैंने उसे दिखा लिया तो मैं ठीक होने को संभावना बढ़ जाती है, दैट फेथ हीलिंग वो जो है उसका एक्चुअली नाम तो हमारा होता है पर वो कार्य किया हुआ फेथ का होता है। तो वो जो हीलिंग है तो एक्चुअली दैट प्लेसिबो वो क्या है जो 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 स्वयं को हील करने की शक्ति है। तो मैंने उसमें पाया कि कई बार बहुत गंभीर मरीज जो थे वो आश्चर्यजनक रूप से, जिसको कि हम मिरेकल कहते हैं, वो बच गए। और जो बहुत ही ठीक होने लायक मरीज थे वो किसी कारणवश वो मृत्यु को ग्रसित हुए। तो मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि भाई जो हम ये जो लिखते हैं RX का मतलब वी ट्रीट ही क्योर्स। तो हमारा जो काम है वो ये है कि एक सही डायग्नोसिस देना और एक जीवन में ये एटीट्यूड रखना। एक्चुअली एक चीज मैं आपको शेयर करता हूँ क्योंकि ये लेक्चर मैंने लास्ट वीक ही दिया था। ये पहले मेरे 9 तारीख को होने वाला था ये वाला प्रोग्राम और 16 को शिफ्ट किया। तो मुझे ये न्यूरोलॉजी का इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें करीब 2500 डॉक्टर्स हैं न्यूरोलॉजी के। तो मुझे ये इस पे लेक्चर देना था कि आप इतनी जल्दी कैसे डायग्नोसिस करते हो। तो एक्चुअली उसमें क्या है कि मैंने उन्हें 2 बात बताई। पहली चीज तो ये है कि what the mind does not know, eyes do not see. एंड नंबर 2 उनको ये बताया कि जीवन में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है इंटेलिजेंस, दूसरा होता है हार्ड वर्क और तीसरा होता है एटीट्यूड। तो मैंने कहा इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क आप में कितना भी हो, जब तक आपका एटीट्यूड नहीं है किसी कार्य को करने का, तो मेरा एटीट्यूड अगर लिखना ही हमारा ही है तो फिर मैं मरीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। और मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं डायग्नोसिस करना चाहूंगा तो जरूर करूंगा। तो एटीट्यूड एक्चुअली क्या है कि ये एक सरप्राइजिंग है कि अगर इसको आप अल्फाबेटिकली जोड़ो, इनको इंटेलिजेंस को, हार्ड वर्क को और एटीट्यूड को, तो इंटेलिजेंस के 98 नंबर है, हार्ड वर्क के 99 है और एटीट्यूड के 100 है। तो जीवन में एटीट्यूड की इतनी वैल्यू है कि आप कुछ भी हो, पर अगर आपका जीवन में मानसिकता ही अच्छा काम करने की नहीं है तो फिर आप उस नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकते। तो कमिंग बैक टू एक्चुअली दी मिरेकल्स, वो जो मिरेकल्स देखे तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे फादर थोड़ी किया करते थे, तो उनकी एक बार मैंने उससे मैं भी थोड़ा सीख गया। और फिर जब मैंने लोगों की हॉरोस्कोप देखनी चालू करी तो मरीजों की तो मैं ज्यादा नहीं देखता क्योंकि मरीजों की देख के तो बायस होते हैं, पर एकेडमिकली जो हॉरोस्कोप देखने को, हालांकि कुछ ऐसे मिरेकल भी हुए कि जिसमें लोग ये लेके आए कि साहब बीमारी तो ये हो गई है, पर हॉरोस्कोप क्या कहती है। एंड टू आवर सरप्राइज वी फाउंड कि जो बीमारी इनक्योरेबल थी वो भी उसका समय निकलने के बाद वो मरीज 4 साल तक जिंदा रहा। तो कोई एक वाकया नहीं, कई वाकये हुए। तो फिर हमने देखा कि डेस्टिनी एक जीवन का अंग है। उस डेस्टिनी में एक्चुअली मृत्यु को भी 3 तरह का डिफाइन किया गया है। एक तो वो है कि जो सेल्फ हीलिंग या जो आत्मविश्वास है, और दूसरा वो है जो डॉक्टर्स के मदद से हो जाए, और तीसरा वो है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं कि ईश्वर ही बचा सकता है। तो जब हमने एनालाइज मेरी फैमिली के हॉरोस्कोप को किया तो मैंने पाया कि हम 3 ब्रदर्स हैं और उनके बच्चे लाइक माय सन, मेरे फादर की और ब्रदर्स की। तो मैंने देखा मेरे फादर के स्टार्स कई सारे ट्रांसफर्ड थे तीनों ब्रदर्स में। तो फिर मैंने 100 फैमिलीज की स्टडी करी और ये देखा कि इसका ट्रांसफर एक्चुअली पेरेंट टू मतलब ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रैंड चिल्ड्रन तक है। यही जीन्स में होता है। जीन्स को देख के आप कहते हो ना यार इसके पिताजी, इसकी शक्ल जो है ग्रैंडफादर से मिलती है, या ये जैसे बिरला की क्लैन में जीडी बिरला के लिए
जो आदित्य विक्रम बिरला है, वो आदित्य विक्रम बिरला को ये कहते थे कि जीडी बिरला के इनके जीन्स है इनमें, और जीन्स एक्चुअली प्रोटीन के माध्यम से आपको ट्रांसफर करते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देयर इज सम मैकेनिज्म, जैसे कि स्टार्स भी ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, जो हॉरोस्कोप है या एस्ट्रोलॉजी है, ये एक्चुअली एक नॉन लीनियर साइंस है, और ये जो हमारी वाली साइंस है ये लीनियर साइंस है। तो नॉन लीनियर साइंस में क्या होता है कि कैओटिक साइंस होती है, और उस कैओस में भी एक रिद्म होती है। वो रिद्म जो कैप्चर करी है, वो आपने कहा कि 10वें घर में मंगल है तो ये जरूर मुख्यमंत्री बनेगा या चीफ सेक्रेटरी बनेगा या चीफ जस्टिस बनेगा। तो कई ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे ये पता लगता है कि साइंस में, मतलब ये वैज्ञानिक है पर हाइपोथेसाइज्ड है, इसको लेबोरेटरी में नहीं प्रूव किया। तो ये जब कंपैरिजन हमने दोनों का किया, तो हमने एक स्टडी भी ये प्लान करी कि भाई जीन्स को, वो जो जिनमें स्टार ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी जेनेटिक स्टडी की जाए, तो उससे एक हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो अभी प्रोसेस में है। तो जन्म पत्री और जीनोम पत्री को इसलिए हमने साथ साथ रखा। बहुत ही सुंदर। और वो जो मैं आपसे कह रही थी कि आप कैसे भाग्य और पुरुषार्थ के बीच में संबंध देखते हैं। देखिए, कर्म के लिए तो हम लोग, जहां तक मैं समझता हूँ, मनुष्य का जन्म जो है कर्म के लिए हुआ है, और कर्म उसको जो है वो कर्म जो है वो जीन्स के माध्यम से ही प्राप्त है। आपकी जो इनिशियल कैपिटल है, देखिए 3 चीजें हैं, एक तो जन्म, एक मृत्यु और एक जीवन। जीवन पे तो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जीवन को मॉड्यूलेट करने के लिए आपको जो एलिवेटेड सोल है उसने एक मस्तिष्क दिया है, पर मृत्यु पे आपका कंट्रोल नहीं है और जन्म पे आपका कंट्रोल नहीं है। जन्म पे आप किस दिन पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कौन सी सिटी में पैदा होंगे, ये सब डेस्टिनी तय करती है। और वो डेस्टिनी एक इनिशियल कैपिटल, जिसको कि हम पूर्व जन्म का मानते हैं, वो इनिशियल कैपिटल देती है। ये इनिशियल कैपिटल और भाग्य, ये दोनों 9th हाउस में है हॉरोस्कोप में। वहां से आपको भाग्य से या जन्म से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी को जन्म से ही मिल जाती है कि आप राहुल गांधी हो गए तो नेता हो गए, किसी को कर्म से मिलती है, तो वो उसको उस अपॉर्चुनिटी को कार्मिक क्षेत्र से, फिर वो कर्म और फल दोनों का जो जोड़ है वो एक्चुअली निश्चय करता है कि आपको फल क्या मिलेगा। तो वो उस फल में आपका पूर्व जन्म, ये जन्म, आप जैनिज्म भी तो ये मानता है कि कर्म जो है आत्मा को जोड़ता है, या आत्मा में जुड़ता है, या आत्मा से बाहर आता है। उसी को हम कहते हैं कि कार्मिक बंधन है। इस बंधन मुक्त अगर आप हो जाते हो तो हायर लेवल पे चले जाते हो, इसलिए आप इस कर्म को कर्म प्रधान मानते हो। तो कर्म तो करना अपना है, बट कर्म के साथ आप देखिए कि उस साइंस में, जब ये साइंस जब की है, जब आदमी पैदा हुआ, उसने उसको कॉलम को, भाग्य को रखा है। कर्म को बाद में स्थान दिया, उसने भाग्य को पहले रखा है। पर अगर आप जैन फिलॉसफी या एक जनरल सामाजिक फिलॉसफी है, उसमें कर्म का अपना है, पर भाग्य के बगैर जो है, एक कहावत है कि सब 99% कर्म और 1% भाग्य। और वो भाग्य जब तक 1% काम नहीं करता, 99% जो है ना, वो कोई आवश्यक नहीं कि आपको रिटर्न मिल जाए। मतलब ये मेरा असेसमेंट है लाइफ का, और मैं इसलिए भाग्य को, पर ये है कि भाग्य में यदि आपने अभी, अगर समय है क्या? जी है, अभी मेरे ख्याल में अभी समय है, तो एक आपको एक्चुअली मैं सृष्टि को कैसे ये हुई उस पे, और ये कैसे दुनिया चलती है, उसमें एक फिलॉसफी है। एक्चुअली ब्रह्मा ने जब सृष्टि का रचना करी, तो उन्होंने 2 अपने असिस्टेंट क्रिएट किए। एक तो थे भृगु, जिन्होंने आपकी सबकी जन्मपत्री बनाई, भृगु संहिता आपने नाम सुना होगा जी। दूसरा चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को अगर आप देखें तो ये चित्र का मतलब वीडियो है, गुप्त का मतलब सीक्रेटिव मॉनिटरिंग है। तो चित्रगुप्त आपकी सीक्रेटिव मॉनिटरिंग करता है लाइफ की, और वो क्रेडिट और डेबिट में इसको क्लासिफाइड है। तो आपके सारे अच्छे कर्म क्रेडिट होते हैं,
और सारे आपके बुरे कर्म, चाहे वो आपके मतलब इच्छा से हुए हैं या हो गए हैं, वो डेबिट और क्रेडिट होता है। और ये फाइनेंस की तरह नहीं है कि क्रेडिट डेबिट में बदल जाए और आप अगले साल में उसको फाइनेंस के उसमें ले आओ। ये क्रेडिट को आपको जो है उसका फायदा आपको मिलेगा और डेबिट को आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जीवन जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट इसमें खूबसूरत बात यह है कि डेबिट से क्रेडिट में सिर्फ 2 ही सिचुएशन में ईश्वर ने जगह दी है, या आप एलिवेटेड सोल जिसको भी कहते हो, वो है जन सेवा। मतलब ये कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। तो जिसने आपको पैदा किया है वो अगर आपने नर सेवा करी, मतलब जन सेवा करी, जिसको फिलंथ्रॉपी कहते हैं, तो आपकी डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा है आपकी, जो लोग आपको इसमें धरती पे लाए वो आपके माता पिता। तो माता पिता की सेवा और जन सेवा, यही 2 ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही ब्रेन सिखा रहा है कि आप क्रेडिट डेबिट अगर आप सही रखोगे तो ब्रेन आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से आपकी बॉडी को खुश रखेगा, लंबा जीवन देगा। तो ये एक्चुअली इतनी अच्छी फिलॉसफी है कि आप देखिए कि इसको बहुत अच्छा उन्होंने एक वर्णन किया है, जिससे इंसेंटिवाइज होता आदमी कि यहाँ का यहीं आपको देके जाना है या आपके अगले अगले जन्म को आपको मजबूत करना है। तो ये सारी बातें, और आप अगर आप उसके हॉरोस्कोप के ग्रहों को देखेंगे, जो केंद्र है वहां पे आप देखिए, केंद्र तो है खुद का, उसके सामने जो केंद्र है वो पत्नी का है, उसके साइड में जो केंद्र है वो माता जी का है, और उसके सामने वाला पिताजी का है। तो चारों केंद्र हैं, वो जो जीन्स हैं वो सारों के सारे इंटर रिलेटेड हैं आपके पेरेंट्स के और आपके। तो एक्चुअली क्या है कि ये एक अपनी जगह विज्ञान है, और हर विज्ञान एक फिलॉसफी पे बेस्ड होता है, उसके बाद उसका प्रूफ आता है। तो स्टडीज जो है वो इन दी प्रोसेस है, एंड होपफुली ये कहीं ना कहीं आगे जो जाके जुड़ेगा कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से साथ रहते हैं। और भाग्य परिवर्तन जैसे आप कर्म को करते हो, उसी तरह आप भाग्य परिवर्तन में भी सहयोग कर सकते हो, यदि आप अपनी डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातों को इतने सरल तरीके से हम सबको समझाया है, और मुझे लगता है कि ये हमारे सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझना, जो जिसको आपने बार बार हाईलाइट भी किया है कि अच्छा सोच, अच्छा विचार, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को, पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना, और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना, जिसको परोपकार भी आप कह रहे हैं। ये परोपकार दूसरे के लिए नहीं है, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम स्वार्थी होने के लिए भी परोपकार करना जरूरी है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना साहब कि सर ठंडा, वो सर ठंडा जब आप अच्छे काम करोगे, नहीं तो आपको भय जो आपको ग्रसित करेगा ना साहब, वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस बन जाएगा, एक नाइडस बन जाएगा, जो कि आपको तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है सब ये समझने के लिए कि ठीक इस जीवन को अच्छे से गुजारने के लिए जैन जीवन शैली जो है उसका ठीक से पालन करना एक एक्चुअली लाइफ ही है। और इसीलिए आप देखो ना, जापान जैसे इवॉल्व्ड कंट्री में 5000 जैन कन्वर्ट हो गए जी। 5000 पीपल गॉट कन्वर्ट। तो वो एक्चुअली कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं रिलीजन से कोई मतलब है, बट इट इज द वे ऑफ लाइफ, बेसिक प्रिंसिपल्स जो इसके हैं उनको एक्सेप्ट करना। बहुत सुंदर, और वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ इंसाइट इनटू these complicated issues. Neil ji, are we taking some questions from the audience? Yes, ऑडियंस आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, पर उससे पहले डॉक्टर साहब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बहुत सारी चीजों पे साइंटिफिक, जैनिज्म और अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात की, तो आपके पास से हम आहार और आहार का हमारे स्वभाव के ऊपर कैसा असर होता है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि जैन धर्म में
देखिए हाँ, था कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, पहली चीज तो ये है। दूसरा, वैज्ञानिक रूप से ये क्लियर है कि जो डाइट हम लेते हैं उसी से न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में बनते हैं, जिसको कि हम केमिकल्स कहते हैं। या जो ह्यूमन केमिस्ट्री है ना, ये कॉमन वर्ड है ना कि आपकी केमिस्ट्री मेरी केमिस्ट्री से मैच नहीं करती, तो वो जो केमिकल स्ट्रक्चर ब्रेन का होता है वही पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। तो ये जो 5 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसको मैंने जिक्र किया था, वो एक्चुअली ज़्यादा जिन चीज़ों में होते हैं उनका मैं जिक्र कर सकता हूँ कि जैसे आप अपने जो वेजिटेरियन फूड में है वो सारे के सारे वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे ट्रैंक्विलिटी करती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि उसको हमने फूड को सात्विक और तामसिक में किया है। तो सात्विक फूड जो होता है वो गाबा प्रोड्यूस करता है। गाबा इज ए ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। ये ज्यादातर आपके वेजिटेरियन फूड में गाबा होता है, ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में एसिटाइल कोलिन होता है। ये एसिटाइल कोलिन आपकी ब्रिलियंस को बढ़ाता है, बट एग्रेसिव भी आपको बनाता है। और इसके अलावा जो अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब बादाम, अखरोट और ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के अलावा ये सारे के सारे आपको डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा तीनों प्रदान करते हैं। इसके अलावा जैसे सब्जियों में एवोकाडो है या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या बनाना है, ये सेरोटोनिन के रिच इसके सोर्स है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बचपन में हमारी माँ हमें जरूर केला खिला के भेजती थी। तो केले का ये एडवांटेज है कि एक केले में 90 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सेरोटोनिन होती है। तो सेरोटोनिन जो उस बच्चे को एक्टिव रखती है उस स्कूल में, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है डायरेक्ट ग्लूकोज अपटेक ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और एक जैसे आयम्बिल का कॉन्सेप्ट होता है जैन धर्म में, जिसके अंदर एक ऐसे प्रकार का फास्टिंग होता है जिसके अंदर सिर्फ बॉइल खाना होता है, यानी कि आप ना वेजिटेबल्स ले सकते हो, ना ऑयल ले सकते हो, ना घी ले सकते हो, ना शुगर ले सकते हो, ना कर्ड यानी कि दूध की कोई भी चीज। तो इसके बारे में और उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, एक तो ये पहली चीज तो ये कि हल्का भोजन है ये, बट हल्के भोजन से भी ज्यादा ये अमिल का प्रयोग जैनिज्म में इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरी मदर भी किया करती थी, इसलिए मैं इससे परिचित हूँ। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि ये आपकी इच्छाओं को एक्चुअली आपकी रोकने की क्षमता बढ़ाती है। ये कि आप नमक नहीं खाते, शुगर नहीं खाते और फिर भी खाना खा लेते हो, तो एक्चुअली ये उस पर इम्पैक्ट ज्यादा करती है। अदरवाइज तो ये लाइट फूड है, और लाइट फूड या जो आप फास्ट उपवास वगैरह करते हो वो बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट प्रदान करती है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक प्रश्न आया है ऑडियंस में से कि वेजिटेरियनिज्म इज ग्रेट इन इंडिया, बट व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज वेयर वेजिटेबल्स आर फ्यू? वो तो आजकल तो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसलिए ग्रोइंग ए वेजिटेबल और इम्पोर्टिंग इट, खास आई थिंक यू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम बैंकॉक टू इंडिया जहाँ वो नहीं बनते हैं। तो आई थिंक ये इशू तो नहीं रहा। That's true. Yes, yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसी के साथ हम आज के सेशन की विराम की ओर आगे बढ़ेंगे, पर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप पद्मश्री हो, आपने हमें इतना अमूल्य आपका समय प्रदान किया, और हमारे जितने भी श्रोता है जो वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, ऐप के माध्यम से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, और साथ ही साथ जूम की लिंक से भी आपके प्रोग्राम में कनेक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली आज वो बहुत लाभान्वित हुए रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतने सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव कवर किए हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इतने पंच लाइन्स थे आज के टॉक में कि एक एक पंच लाइन्स के बारे में हमें बार बार अगर हम चिंतन करें तो उससे हमारे जीवन के अंदर भी काफी परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने जैनिज्म को भी कहा कि जैनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, और एक रीत से अगर देखें
तो ये तो जैनिज्म तो ओल्डेस्ट रिलीजन है और साथ ही साथ साइंटिफिक रिलीजन है। तो ऐसा रिलीजन हमें मिला है, ऐसा मंच मिला है कि जिसके माध्यम से हम हमारे विजन, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव है उसको और क्लियर कर सकते हैं और उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर कुसुम थैंक यू सो मच। आज एक बार फिर आपको सुनने का हमें मौका मिला। आपने जिस तरह इस सेशन को मॉडरेट किया है, ऐसा कहते हैं कि सेशन को मॉडरेट करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मींस आपने डॉक्टर साहब के पास से कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई। शायद आप अगर ऐसा इतना सुंदर मॉडरेट ना करते तो हमें शायद जिस खूबी से आपने इंफॉर्मेशन निकलवाई डॉक्टर साहब के पास से वैसा नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगी, और एक्चुअली उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उसके कुछ ही पक्षों के बारे में आज हमको थोड़ी जानकारी मिली है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारा जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा उससे कुछ सीखेंगे। और क्योंकि हमने अभी देखा है कि बहुत सारे हमारे जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, वो जब तक साइंस से चीज नहीं आती उनको कन्विंस नहीं कर सकते आप। तो ना आज तो बिल्कुल हार्डकोर साइंटिस्ट डॉक्टर उन्होंने बहुत सारी बातें और डेफिनेटली आज एक अनुभव बोल रहा था, उनका अनुभव है। जैसे डॉक्टर साहब ने स्टार्ट में ही बताया कि डॉक्टर साहब ने 50 लाख मरीजों के साथ मींस उनका पूरा कंसल्टेंसी, उनका पूरा ये किया है, और उसके साथ जो लोग आते हैं तो करीबन 1 करोड़ जितने लोगों को जो पर्सनली मिल चुके हैं, और उनसे उन्होंने कितना सारा ज्ञान, कितना सारा एक्सपीरियंस अर्जित किया होगा, और वो आज हमारे साथ शेयर कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जो प्लासिबो इफेक्ट के बारे में बोला वो भी एक बहुत खूब बोला कि किस तरह हमारे अंदर जो एक फेथ होता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसके अंदर किस तरह हमारे डिसीज को 35% जितनी क्योर करने की क्षमता आ जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने कही। और डेफिनेटली रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अभी आज ही मेरे को एक न्यूज मिली कि एक फैमिली के अंदर कोरोना हुआ तो उनको हॉस्पिटलाइज करने में आया, पर घर पे जो बड़ी दादी थी तो वो उसको पॉजिटिव नहीं ले पाई, और उससे वो फियर के कारण ही शी डाइड। यानी आप देखिए कि ये कितना मैटर करता है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग आज साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जैनिज्म का सेशन रहा। आपने डाइट का पोर्शन भी कवर किया, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जो कुछ है वो आपने बताया, तो दैट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सभी जीवों का अच्छा सोचें और वेल विशेस करें। तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो। जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है। प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, आपना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।